बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट जैसा कि ये चैप्टर मेंशन है, आप दो स्टेट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लिक्विड और गैसियस स्टेट। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आपको गैसियस स्टेट को डिटेल में पढ़ाया गया होगा, और एक आपने लिक्विड स्टेट यानी कि फ्लूइड्स के बारे में स्टडी किया होगा। ठीक है, फिजिक्स में। यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेसिफिक स्टेट दैट इज सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड में कब हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि सब्सटेंस जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो और इन पार्टिकल्स के पास एक खास क्वालिटी होती है, दैट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन या फिर एस्केपिंग टेंडेंसी, यानी कि या तो एक दूसरे के ये क्लोज आएंगे या एक दूसरे को एस्केप करेंगे, दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन या एस्केपिंग टेंडेंसी जो होती है पार्टिकल्स की, म्यूचुअल अट्रैक्शन या एस्केपिंग टेंडेंसी जो होती है, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन काफी हाई हो, म्यूचुअल अट्रैक्शन काफी हाई हो जाए, तब हमारे पास एज कम्पेयर टू एस्केपिंग टेंडेंसी, तब हमारे पास सॉलिड स्टेट फॉर्म होगी। अदरवाइज जो हमारे पास स्टेट्स बनती हैं, लिक्विड और गैसियस स्टेट, वो बनती हैं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा वीक हो जाए एस्केपिंग टेंडेंसी से, तब हमारे पास गैसियस स्टेट बनती है। बट अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बिल्कुल स्लाइटली हमारे पास बड़ा हो एस्केपिंग टेंडेंसी से, तब हमारे पास जो स्टेट बनेगी दैट विल बी लिक्विड स्टेट। तो किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर एक एस्केपिंग टेंडेंसी, यानी कि एक दूसरे को एस्केप करने की टेंडेंसी होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई हो जाए, ठीक है, देन जो अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से सॉलिड स्टेट बनेगा। अदरवाइज ये हमारे पास लिक्विड या गैसियस में चले जाएंगे। तो ये जो सॉलिड स्टेट है, किसी भी सब्सटेंस का जो सॉलिड स्टेट है, वो सॉलिड स्टेट हमारे पास अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से बनता है। तो हम लोग यहाँ पर सॉलिड्स को ही दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सॉलिड्स को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कैटेगरी ऑफ अमॉर्फस। अमॉर्फस, ठीक है, अमॉर्फस। और या फिर हमारे पास दूसरी कैटेगरी जो होती है वो हमारे पास होती है क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो अमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिसमें एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो काफी इरेगुलर वे में है। अगर एटम्स का अरेंजमेंट इरेगुलर है, तब हमारे पास जो सॉलिड्स बनेगा वो एमॉर्फस सॉलिड्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आइसोट्रोपिक नेचर के होंगे, आइसोट्रोपिक नेचर के। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और ये आइसोट्रोपिक वर्ड का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, तो बेसिकली आइसोट्रोपिक मतलब सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन अ शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अब मैं रैंडमली पार्टिकल्स को अरेंज कर रहा हूँ, ये ए पार्टिकल्स ऐसे सॉलिड वे में आ रहे थे और कहीं पर बी पार्टिकल आ गए। ठीक है, तो बी कहीं पर दो भी थे, कहीं पर एक एक ही बी पड़ा हुआ था, कहीं पर हमारे पास हो सकता है तीन बी पड़े हुए थे। मतलब एक इरेगुलर वे में एटम्स अरेंज थे। तो जब आप स्टडी करने गए, तो जब आपने देखा कि एक पैटर्न आपको मिला ए बी बी का, बट वो एक शॉर्ट रेंज में ही वो आपको ऑर्डर मिला, जस्ट उसके बाद आपने देखा तो वो ऑर्डर ही चेंज हो चुका था। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। वाइल क्रिस्टलाइन हमारे पास जो है वो हमारे पास रेगुलर पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, छोटे छोटे एटम्स का। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास क्रिस्टलाइन बनते हैं। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट जहां पर है तो वो क्रिस्टलाइन है, और अगर इरेगुलर अरेंजमेंट है तो हमारे पास एमॉर्फस है। तो जैसे कि ये हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर के हैं, इनके लिए आप कह सकते हो कि दीज आर ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमारे पास कैसे कि यहाँ पर अगर आप किसी पर्टिकुलर पैटर्न को स्टडी करने जाओगे, तो वो एक रेगुलर वे में आपको एक काफी आगे तक आपको ऑर्डर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक, जैसे अगर मैं इसमें ए बी एक पैटर्न बना दूं, तो अगर इसमें एटम्स अरेंज हैं ए बी इस तरह के सिस्टम में, तो ये हमारे पास काफी लॉन्ग रेंज में एक पर्टिकुलर पॉइंट चल रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है। दैट्स वाई क्रिस्टलाइन जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के कहलाते हैं।
और एमॉर्फस जो है वो हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर के कहलाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग इनको कट करते हैं किसी शार्प पॉइंट से। हाँ आर्यन, कोई डाउट है क्या तुमको? सर एनआइसोट्रोपिक क्या होता है? एनआइसोट्रोपिक का मतलब हमारे पास होता है कि सिमिलर प्रॉपर सॉरी हमारे पास डिसिमिलर प्रॉपर्टीज चल रही हैं, ठीक है। डिसिमिलर प्रॉपर्टीज चल रही हैं, मतलब डिसिमिलर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर एक पार्टिकल ए आया देन बी आया देन ए आया देन बी आया, इस तरह से हमारे पास, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में हमारे पास प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिसिमिलर हो सकती हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर में आपको सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्योंकि वहां पे अरेंजमेंट बहुत इरेगुलर वे में होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक रेगुलर सिस्टम की वजह से क्या होता है कि एक कोई और पार्टिकल देन दूसरा पार्टिकल देन तीसरा पार्टिकल, तो फिर उनको हम लोग एनाइसोट्रोपिक की कैटेगरी में रख सकते हैं। आइसोट्रोपिक में कि एक ही तरह का पार्टिकल है देन एकदम से दूसरा आया और फिर हो सकता है वो रिपीट कर जाए, तो वहां पे आइसोट्रोपिक आपको नीचे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एमॉर्फस जो है वो अगर इनको हम लोग कट करें किसी शार्प एज से, किसी शार्प एज टूल से, ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग पीसेस में जब कट होंगे, तो ये अलग अलग जब मान लीजिए आपने किसी एक अमॉर्फस सॉलिड को दो पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर जो आपको जो सरफेस मिलने वाला है, जो इनका जो सरफेस होगा, मान लीजिए इस तरह का जो सरफेस होगा या इधर जो सरफेस होगा, ये काफी इरेगुलर सरफेस मिलेगा अगर इनको कट किया जाए, ठीक है। सॉलिड्स को, अगर इनके सॉलिड्स को कट किया जाए एमॉर्फस सॉलिड्स को, तो उनके जो सरफेस होंगे वो हमारे पास काफी इरेगुलर सरफेस होंगे। वाइल अगर हम लोग क्रिस्टलाइन को कट करें किसी शार्प एज पॉइंट से, तो ये हमारे पास जो है ये जो है वो आपको एक रेगुलर सरफेस आपको बना करके देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई सॉलिड डिजाइन कर रहे थे और उसमें आपने मान लीजिए 20 तरह के कलर को इस तरीके से अरेंज किया कि वो कहीं पर कुछ कलर आया, कहीं पर कुछ कलर आया, जब आपने उस सॉलिड को कट किया तो एक इरेगुलर पैटर्न आपको उस कलर का मिला। पर जब आपने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाया तो वहां आपने एक कलर का एक पैटर्न फिक्स किया कि रेड ब्लू ग्रीन, इस तरह से आपने कोई एक ऑर्डर फिक्स कर लिया। जब आपने उसको कट किया तो आपको उसी ऑर्डर में ही वो मिले कि रेड ब्लू ग्रीन रेड ब्लू ग्रीन रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट है कि अगर हम लोग इनको कट करते हैं तो इनकी जो सरफेस है वो एक रेगुलर और इरेगुलर वे में हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अपना स्टेट चेंज करेंगे। अगर हम लोग एमॉर्फस की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनका स्टेट पूरी तरह से चेंज होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सभी ये पार्टिकल्स जो है किसी पर्टिकुलर का कुछ टेम्परेचर हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट, किसी का कुछ मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, और वो जब टेम्परेचर गेन करेंगे तो क्या होगा कि वो पार्टिकल इधर उधर भागना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रेजुअली चेंज हमको जो दिखाई देगा, जो ग्रेजुअल चेंज हमें एकदम से दिखाई देगा, वो ग्रेजुअल चेंज हमारे पास दिखाई देगा एमॉर्फस में। एमॉर्फस में ग्रेजुअल चेंज होता है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स एक डिसऑर्डर में कनेक्टेड है, और डिसऑर्डर में कनेक्टेड है तो एकदम से चेंज हमारे पास आएगा। बट क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर फिक्स है क्रिस्टलाइन में, तो वो हमारे पास किसी पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड करेंगे, देन वो हमारे पास किसी दूसरी स्टेट तक चलेंगे, फिर वो अपने स्टेट को और चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर ग्रेजुअल चेंज देखने को नहीं मिलता है। ग्रेजुअल चेंज एकदम से ये चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स एक एक मैनर में अरेंज है। दैट्स वाई हमारे पास जो है क्रिस्टलाइन जो है वो ग्रेजुअल चेंज, उनके ग्राफ टेम्परेचर बिटवीन टाइम अगर बनाया जाए तो ग्रेजुअल चेंज जो है वो हमें एमॉर्फस में देखने को मिलेगा। क्रिस्टलाइन में ग्रेजुअल चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वो एक रेगुलर मैनर में चल रहे होंगे किसी पर्टिकुलर स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में पहुंचने के लिए कोई फिक्स टाइम इंटरवल, कुछ फिक्स टाइम टेम्परेचर उन्होंने उतना गेन किया कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिविंग 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो पर्टिकुलर उस एक टाइम रिक्वायर्ड के हिसाब से कितने टाइम तक अगर तुम 100 डिग्री सेल्सियस देते रहोगे तब तक वो अपने आप को चेंज करेंगे। बट क्रिस्टलाइन में तो एकदम से भयानक ड्रास्टिक चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक पार्टिकल एक इरेगुलर मैनर में अरेंज है, तो जिसको जब टेम्परेचर मिल रहा है वो उसी तरीके से अपना चेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ग्रेजुअल चेंज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास ग्रेजुअल चेंज देखने को मिल सकता है एमॉर्फस में, बट हमारे पास क्रिस्टलाइन में ऐसा
होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप नोट्स को स्टडी करोगे तो वहां पर मैंने 2 और वर्ड लिखे हैं, दैट इज आइसोमॉर्फस, ठीक है। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कि कोई 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दे हैव अ सिमिलर टाइप ऑफ शेप और साइज, उनको हम लोग आइसोमॉर्फस बोलते हैं, ठीक है। और अगर आइसोमॉर्फस, आइसो का मतलब कि हमारे पास एक से ज्यादा, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, सेम टाइप का, आइसो मतलब सेम वर्ड है, ठीक है। और मॉर्फस का मतलब शेप और साइज, ठीक है, शेप और साइज। तो अगर कोई 2 सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ZnSO4.7H2O, दिस इज कॉल्ड व्हाइट विट्रियोल, वाइल अगर मैं ग्रीन विट्रियोल की बात करूँ तो FeSO4.7H2O की बात करूँ तो ये हमारे पास ग्रीन विट्रियोल है, ठीक है। तो व्हाइट और ग्रीन हमारे पास व्हाइट विट्रियोल या फिर ग्रीन विट्रियोल है, ठीक है, ग्रीन विट्रियोल। तो ये जो है हमारे पास व्हाइट विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम शेप के होते हैं, ये हमारे पास सेम शेप को ऑक्यूपाई करते हैं, बिल्कुल जिस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा उसी तरह से इसका अरेंजमेंट होगा, दैट्स वाई ये आइसोमॉर्फस है, ठीक है। बट अगर कोई एक सिंगल ही सब्सटेंस है और वो उसमें कैपेबिलिटी है कि वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना सके, जैसे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ZnS जो है वो 2 तरह के शेप में रहना पसंद करता है, एक CCP यानी कि क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग में, और एक हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ये सब क्या होते हैं अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ZnS जो है वो एक ही सब्सटेंस है जो अलग अलग शेप में रह सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग पॉलीमॉर्फस वर्ड यूज करते हैं, पॉलीमॉर्फस वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास कि आइसोमॉर्फस या पॉलीमॉर्फस क्या होते हैं, या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, या एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये हमारे पास अराउंड 4 कैटेगरी के हैं, ये 4 कैटेगरी के हैं, ठीक है। जिसमें से पहला हमारे पास इनका नेम आयनिक है, दूसरा कोवैलेंट है, कोवैलेंट, ठीक है। तीसरा हमारे पास मॉलिक्यूलर है, थर्ड इज मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर है। या फिर हमारे पास चौथा हम लोग बोल सकते हैं मेटेलिक है। तो ये हमारे पास 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप हो गए, 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर देयर, दैट इज आयोनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटेलिक। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये किस बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं, तो वो इस बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं कि ये जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है उनके पार्टिकल्स का नेचर कैसा रहा, मतलब वो पार्टिकल जो है वो कौन से रहे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आयनिक अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है तो वो ड्यू टू आयन सी बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास कोवैलेंट, हम लोग जानते हैं कि इसमें एटम हो सकते हैं। अब कोवैलेंट में हमारे पास सेम नेचर के एटम भी बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और डिफरेंट नेचर के भी बनाते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूल जब बनते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल अगर बन रहे होंगे तो वो भी हमारे पास ड्यू टू एटम्स की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। बट मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग बात करें और कोवैलेंट लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग बनती है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। बट यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट होता है बाय वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कह सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। आयन जो है वो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास हो क्या रहा है कि कोवैलेंट पहले मॉलिक्यूल, मतलब कोवैलेंट जो है उन्होंने मतलब 2 एटम्स थे, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐसे ये हमारे पास हो गए, ठीक है। तो अब इसने एक दूसरे HOH से अब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने लगे, मतलब कि ये इसका ऑक्सीजन जो है, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को अपने पास जोड़ने की कोशिश करने लगा, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये कोवैलेंट के थ्रू ही हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंचते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ वन दैट इज मेटालिक। तो इसमें जो है एटम्स जो हैं वो सेम एलिमेंट के ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेटालिक बॉन्ड जो है ये हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड है, ये सारे सेकेंडरी बॉन्ड है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड। तो यहाँ पर एटम जो है वो सेम ही एलिमेंट के हमको चाहिए होंगे, क्योंकि बेसिकली मेटालिक बॉन्ड देखने को मिलता है सॉलिड्स के बीच में, जो हमारे पास सॉलिड्स नेचर के
होते हैं, मतलब काफी सॉलिड हैं या फिर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, तो उनके दो एटम के बीच में एक मेटेलिक कैरेक्टर आने लगता है या मेटेलिक बॉन्ड बनने लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार तरह के हो गए, आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक, जिसमें आप ये पार्टिकल के याद रख सकते हो कि किसमें आयन है, किसमें एटम है, किसमें एटम सेम। अब इसमें अगर मैं एक पॉइंट ये जोड़ दूं कि इसमें एटम जो है वो सेम एलिमेंट का भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट का भी हो सकता है, तो इसमें भी सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास सेम एलिमेंट के एटम रहेंगे। ठीक है, और इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है आर्यन, मैं तुम्हारा डाउट ले रहा हूँ आफ्टर दिस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज और ये हमारे पास इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल की भी बात करूं, तो इनके जो हम जानते हैं कि आयनिक जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पोजेस करते हैं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते खुद से जब तक ये सॉलिड स्टेट में है, इनको मोल्टेन स्टेट में ले जाके आयनिक को आप इनमें इलेक्ट्रिसिटी का पास कर सकते हो, तो कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर कोवेलेंट की बात करें तो ये हमारे पास इनके भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो भी सकते हैं और इनके नहीं भी हो सकते हैं, बट जनरली अगर देखा जाए तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं। बट ये कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, इनके हमारे पास लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। ये भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी बढ़ जाता है, तो एक एक हमारे पास मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। ये भी हमारे पास कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनके कुछ एग्जांपल्स भी आप याद रख सकते हो, जैसे इसमें हमारे पास NaCl हो गया, ZnS हो गया, इस तरह के कंपाउंड, या इसमें हमारे पास डायमंड हो गया। ठीक है, तो डायमंड के लिए कार्बन से बनता है डायमंड, या फिर ग्रेफाइट हो गया वगैरह वगैरह, या इसमें I2 हो गया हमारे पास, या इसमें I2 हो गया, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह, या P4 हो गया। ठीक है, ये, और इसमें हमारे पास आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हो गए। अब आर्यन तुम डाउट पूछ सकते हो अगर तुम्हारा डाउट बचा है तो। नहीं सर, नहीं बचा, आपने बता दी। सर आप एक ये चीज बता दीजिए, जो आयन में जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में सर हमारे पास सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, आयन में क्या हो हम्म। सकता है सर? आयन का मतलब ये ना, वो सेम और सर डिफरेंट क्या, दो आयन नेचर आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब देखो सेम नेचर ऑफ एटम कभी भी आयनिक, है ना सर, प्लस एंड नेगेटिव, देखो है ना एक सर, आयन का प्लस एंड मतलब क्या नेगेटिव। होगा, हाँ एक कैटायन और एक एनायन ही होगा ऑलवेज। ठीक है, कैटायन एनायन ही बना सकते हैं आयनिक बॉन्ड। अब कैटायन एनायन आप जानते हो कि सेम नेचर के तो हो ही नहीं सकते, दिस विल ऑलवेज बी अ डिफरेंट नेचर। क्यों? अगर आपने सोडियम प्लस को ही सोडियम प्लस के पास लेके जाओगे, रिपेल करेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इसमें तो हमको यही याद रखना है कि आयन जो होंगे वो ऑलवेज, आयनिक बॉन्ड बनता ही हमेशा ऑपोजिट टाइप के ऑफ एटम से, बल्कि ऑपोजिट नेचर ऑफ आयन से। कैटायन और एनायन मस्ट बी कैटायन और एनायन, तभी हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक्स की बात हो गई कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, अमॉर्फस क्या होता है। ठीक है, या हमारे पास आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस वर्ड क्या होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करते हैं, दैट इज कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, तो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू या जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो यहाँ पर एक वर्ड मैं बार बार यूज करने करने वाला हूँ, दैट इज स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस, अब स्पेस लेटिस की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्पेस। अब स्पेस की बात हो रही है तो 3D में बात चल रही है। लेटिस का मतलब होता है जाल। अब 3D जाल कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो स्पेस में आपने क्या किया, एक कलेक्शन ऑफ डॉट बना दिया, जो कि आपके पास एक्स, वाई और जेड, मान लीजिए आपने ये एक्स और वाई एक्सेस तो चल ही रही थी। अब क्योंकि मुझे जेड एक्सेस भी आपको दिखाना है, तो मैं आउटवर्ड टू द प्लेन तो ये डॉट्स को नहीं दिखा सकता आपको, तो आप ये समझ जाइए कि जो मैं रेड वाले बना रहा हूँ, दीज आर आउटवर्ड टू द प्लेन, ये आउटवर्ड टू द प्लेन है, ये जो रेड वाली लाइन से मैंने रेड कलर से दिखाए। तो इस तरह से स्पेस में ये लेटेस का आपने कलेक्शन कर दिया। ठीक है, स्पेस में आपने ये लेटेस का ऐसे कलेक्शन कर दिया या डॉट्स का कलेक्शन कर दिया, जिससे कि एक 3D लेटेस बन चुका है। 3D में मतलब आप ये सोचिए कि आपने डॉट्स को लगाया अपने मन से, तो आप जब लगा रहे थे तो आपने ऊपर नीचे लगाना स्टार्ट किया, बट जब आपने एक लाइन बना ली, मतलब ऊपर और नीचे पूरे XY प्लेन में जब आपने डॉट्स को लगा दिया,
मन से, इमेजिनरी पॉइंट है ये, दीज आर इमेजिनरी पॉइंट। फिर आपने उसी प्लेन को, उसी जैसे प्लेन को एक नेक्स्ट प्लेन बनाया, नेक्स्ट प्लेन बनाया और ऐसे लाइन से अरेंज कर दिए, तब आपके पास एक पूरा 3D लैटिस बन गया। मतलब बेसिकली स्पेस लैटिस जो वर्ड है ये तब यूज किया जाता है कि इमेजिनरी पॉइंट आपने मान लिए किसी स्पेस के अंदर, जहां पर वो पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए थे और 3D वे में लगे हुए थे। मान लीजिए ये पूरा जो जिस रूम में बैठ के आप क्लास ले रहे हो, उस रूम में सभी जगह कलेक्शन ऑफ डॉट्स को आपने ऐसे लगा दिया, छोटे 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 डॉट्स जो है आपने भर दिया, पूरा फिल कर दिया उस रूम को। और हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस था, मतलब जस्ट नियरेस्ट जो उसके नेक्स्ट था, जो नियरेस्ट था, उनका जो डिस्टेंस था वो फिक्स था। मान लीजिए आपने ले लिया कि हर 2 सेंटीमीटर पे अरेंज कर दिया आपने पार्टिकल्स को, तो वो हमारे पास वो टर्म कहलाता है स्पेस लैटिस। ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स को चेंज कर दो, ये जो डॉट्स आपने बनाए हैं कमरे के अंदर, अगर आप इनको एटम से या किसी आयन से या किसी मॉलिक्यूल से अगर आप चेंज कर दो, तब ये वर्ड हमारे पास कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। बेसिकली क्रिस्टल लैटिस क्या है कि अगर मैं इन डॉट्स को, ये डॉट हटा करके, ये डॉट जहां मैंने लगाए हुए थे, इन डॉट को मैंने चेंज कर दिया किससे, किसी एटम से या फिर किसी आयन से या फिर किसी मॉलिक्यूल से, तब हमारे पास ये जो लैटिस बनेगा दैट विल बी अ क्रिस्टल लैटिस। ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। ठीक है, तो स्पेस लैटिस क्या था, जब हमने पूरे रूम के अंदर, आप क्योंकि मैंने रूम लिया तो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी कि डॉट 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 हम लोगों ने फिक्स कर लिया और एक पूरा जाल बना दिया, इमेजिनरी जाल। ठीक है, अब उस जाल, क्योंकि इमेजिनरी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप डॉट ऐसे हवा में नहीं लटका सकते, बट इमेजिनरी आप कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप उन डॉट्स को हटा करके वहां पे एटम, आयन या कोई आप मॉलिक्यूल को लगा दोगे, तो फिर वो जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी अ क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस हो चाहे वो स्पेस लैटिस हो, वहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कलेक्शन ऑफ डॉट्स एक तरह की ज्योमेट्री बना रहे होंगे और वो ज्योमेट्री बार बार रिपीट हो रही होगी। हो सकता है कि अगर आप 2D लैटिस बना रहे हो, अगर आप 2D लैटिस बना रहे होते तो आपने क्या किया होता कि आपने 4 पॉइंट्स ऐसे लिए, तो एक तरह का स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर हो गया, मान लीजिए ये डिस्टेंस डी पे चल रहा था और आपने ये स्क्वायर को ही रिपीट कर दिया बार 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 बार, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो ज्योमेट्री बन सकती है, ये जो हमारे पास इस तरह से ये जो डॉट्स कलेक्टेड थे, तो आपने एक नोटिस किया कि इसमें आपको एक ज्योमेट्री दिखाई दे रही है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से पूरा एंटायर जो लैटिस बन रहा है, जो पूरा लैटिस बन रहा है, जैसे आपने इसमें ये फिक्स कर लिया कि ये ऐसा हमारे पास हर जगह एक ऐसा ऐसा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हर जगह आपको एक स्क्वायर, हो सकता है कि वो स्क्वायर के अलावा कोई और भी शेप हो सकता है। मैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि स्क्वायर एक शेप में 2D में हमारे पास ऐसा दिख सकता है, या 3D में आपको ऐसा लग सकता है कि एक क्यूब है, फिर दूसरा क्यूब है, फिर तीसरा क्यूब है, या क्यूबॉइड भी आपको लग सकता था कि ऐसे क्यूबॉइड रिपीट हो रहे हैं। तो वो एक पर्टिकुलर आपको एक ज्योमेट्री दिखाई दे सकती है और उस ज्योमेट्री को आपने बार बार अरेंज करते 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 पूरा एक लैटिस बनाया। तो लैटिस के अंदर एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ एटम, और क्यों अगर क्रिस्टल लैटिस की बात हो रही हो तो एटम, आयन या मॉलिक्यूल की बात करूंगा, या स्पेस लैटिस की बात करूंगा तो डॉट्स की बात करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर जो हमारे पास एटम्स हैं या डॉट्स हैं, इनमें आपने एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल ज्योमेट्री ढूंढने की कोशिश की कि ये पॉसिबल ज्योमेट्री वहां हो सकती है, और वो जो सबसे छोटी ज्योमेट्री आपने सबसे छोटे एरिया में या सबसे छोटे स्पेस में आपने एक ज्योमेट्री ढूंढ ली कि ये पूरे में रिपीट होकर के पूरा एक लैटिस बन रहा है, दैट पर्टिकुलर ज्योमेट्री इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। मतलब बेसिकली हमारे पास यूनिट सेल जो है वो एक ऐसा यूनिट है जिसको आपने बार बार रिपीट किया, और रिपीट करने के बाद इट फॉर्म अ पर्टिकुलर लैटिस, इसने पूरा एक लैटिस बना दिया। अब लैटिस में भी 2D और 3D, 2D आपको जल्दी इमेजिन हो जाएगा, 3D में थोड़ा टाइम लग सकता है कि आपने ऐसे एक्स वाई प्लेन में ऐसे पार्टिकल्स को अरेंज कर रखा था या आपने ऐसा अरेंज कर रखा था। अब आप ध्यान से आपने देखा तो इसके अंदर पूरा एक पर्टिकुलर कोई ज्योमेट्री बार बार कोई रेक्टेंगल या कोई स्क्वायर या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल बार बार रिपीट हो रहा था, तो हमारे पास यूनिट सेल बने। ठीक है, तो अब जो ये हमारे पास यूनिट सेल हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 3D में भी अभी हम लोग यूनिट सेल पढ़ेंगे और 2D में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यूनिट सेल हैं, ठीक है, तो अब यूनिट सेल में क्या होता है कि यूनिट सेल हमारे पास
अलग अलग तरह के देखने को हमको मिल सकते हैं। ये प्रिमिटिव नेचर के हो सकते हैं। यूनिट सेल जो है वो प्रिमिटिव भी कहला सकते हैं और ये नॉन प्रिमिटिव भी कहला सकते हैं। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है कि आपने ऐसे इस तरीके से ये डॉट्स बनाए थे। अब आपके पास जो एटम है या जो भी आपके पास आयन है वो केवल इन डॉट्स पे अवेलेबल थे। बट हो सकता है कि जब आप एक लैटिस बनाने गए तो आपने बीच में, आपका मन किया कि बीच में भी हम लोग एक डॉट को ऐसे डालते जाएं इस तरह से, तो बीच बीच में भी आपने डॉट डालना स्टार्ट कर दिए। जब आपने केवल कॉर्नर पॉइंट पे डाल रहे थे जो कि केवल ये थे, जब आप ऐसे कॉर्नर पॉइंट पे पॉइंट्स को डाल रहे थे, तब हमारे पास ये प्रिमिटिव नेचर का था कि आप, क्योंकि यू हैव सिलेक्टेड ओनली वन पॉइंट, वन टाइप ऑफ पॉइंट दैट इज कॉर्नर। अगर कॉर्नर को ही सिलेक्ट करो आप, ओनली कॉर्नर को अपने लेटर्स बनाने में, कॉर्नर पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्री को आपने उठा लिया, स्क्वायर या फिर आपने पेंटागोनल या हेक्सागोनल, ये कोई भी ज्योमेट्री को उठाया और उसके केवल कॉर्नर पे ही आपने डॉट्स को सिलेक्ट किया कि कॉर्नर 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 कॉर्नर, और हो सकता है कि कोई बीच से भी सिलेक्ट कर लिया, हो सकता है कोई ऐसे ज्योमेट्री बनाना स्टार्ट कर दे, या 3 लगाओ या 4 लगाओ या 5 लगाओ, बीच बीच में भी हम लोग कुछ कलेक्शन ऑफ डॉट बनाएंगे जो कि रिपीट हो रहे होंगे। तो अगर ओनली कॉर्नर की बात चल रही होगी तो हमारे पास प्रिमिटिव होगा, और कॉर्नर के साथ अगर आपने कुछ और भी सिलेक्ट कर लिया, कॉर्नर प्लस समथिंग एल्स, ठीक है, तब हमारे पास ये नॉन प्रिमिटिव नेचर के कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर केवल कॉर्नर की बात हो रही हो तो प्रिमिटिव चलेगा, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड बार बार बोलते हैं हम लोग, सिंपल है, सिंपल टाइप का यूनिट सेल है। सिंपल टाइप का मतलब वो केवल अपने पास एटम्स को या आयंस को या मॉलिक्यूल्स को केवल और केवल वो कॉर्नर पर लगाए हुए हैं। अगर वो ओनली कॉर्नर पे लगाए हुए हैं तो प्रिमिटिव या सिंपल वर्ड यूज होगा, और अगर उसने कॉर्नर के साथ कोई और ज्योमेट्री को मतलब कोई और स्पेस को, एटम्स को लगाए हुए, एटम्स को लगाए हैं किसी और स्पेस पे, तब हम लोग वहां पे नॉन प्रिमिटिव वर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट सेल का मीनिंग हो गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन बी रिपीट आफ्टर एंड आफ्टर एंड आफ्टर एंड आफ्टर एंड मेड पूरा होल सेल, होल लेटस। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये एक पूरा एक लैटिस बना देगा, दैट इज यूनिट सेल। और इसमें मैंने आपको स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया। ठीक है, अब मैं अगर लैटिस की बात करूं तो लैटिस बनाने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है। कोई 2D लैटिस बना सकता है, कोई केवल 1 डायमेंशन में बना सकता है, मतलब उसका मन हुआ केवल डॉट्स को मैं एक लाइन में लगा दूं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और हो सकता है किसी ने दूसरी लाइन भी स्टार्ट कर दी, मतलब एक लाइन में थे। अब अगर हम लोग 2D की बात करें तो उसने ऐसे किया कि दूसरी लाइन, पहली लाइन में तो अरेंज थे ही, उसने एक और लाइन यहाँ पर लगा दी इस तरह से, तो ये हमारे पास 2D लेटर्स बन गया। अब 3D में हमारे पास क्या हो सकता है? अब 3D में कुछ इस तरह का हमारे पास एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस सिलेक्ट कर लिए उसने, और उनमें ये पार्टिकल्स तो लगे ही थे, ये पार्टिकल्स ऐसे लगे हुए थे एक्स और वाई में। ठीक है, बट उसका मन किया कि हम लोग जो है वो 3D में आउटवर्ड टू द प्लेन भी लेके चलेंगे। ठीक है, आउटवर्ड टू द प्लेन मतलब जैसे मैंने यहाँ पर रेड से दिखा रहा हूँ, रेड का मतलब है आउटवर्ड टू द स्क्रीन, ये लगे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, आउटवर्ड टू द स्क्रीन चल रहे हैं ये इस तरह से, ये आउटवर्ड टू द स्क्रीन। तो ये अगर 3 एक्सिस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट्स, तो वो हमारे पास 3D लैटिस है, और अगर केवल 2 एक्सिस को कवर कर रहे हैं वो हमारे पास 2D लैटिस है। अगर हम लोग 2D 1 डायमेंशन में तो एक लाइन ही बनेगी, अलोंग अ लाइन चलेंगे। बट अगर हम लोग बात करें 2D की, तो 2D में हमारे पास क्या होगा कि 2D में आपको स्क्वायर शेप भी मिल सकता है, रेक्टेंगल शेप भी मिल सकता है, कोई पैरेललोग्राम भी मिल सकता है। ठीक है, कोई आपके पास या फिर काइट के शेप में मिल सकता है, या हेक्सागोनल शेप में मिल सकता है, ये अलग अलग तरह के शेप पॉसिबिलिटी है। बट हम लोग अगर 3D में बात करें तो ब्रेबियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि जो हमारे पास 3D में जो लेटर्स बन रहे हैं, 3D लेटर्स जो बन रहा है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट शेप हो सकता है या स्मॉलेस्ट यूनिट सेल हो सकता है, यूनिट सेल वर्ड हम लोग बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल जो उसका हो सकता है, यानी कि स्मॉलेस्ट ऐसा यूनिट जो बार बार रिपीट करने से पूरा का पूरा एक लेटस बना सकता है। अरे मैं इस क्वेश्चन का आंसर आफ्टर द क्लास दूंगा तुमको। तो और वैसे ये कोई क्वेश्चन किसी काम का नहीं था कि एक आंख बंद करने के बाद कितनी डायमेंशन दिखाई देगी। ठीक है,
तो वो तो तुम डायरेक्टली देख सकते हो, क्या एक आंख बंद करने के बाद तुम्हें एक ही लाइन दिख रही है, एक से ज्यादा लाइंस दिख रही हैं? ठीक है, तो वो तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। देखो, तो ब्रेवियस ने जो है ये बताया कि ये हमारे पास जो यूनिट सेल हो सकते हैं, पॉसिबल यूनिट सेल, ठीक है, तो ये हमारे पास 7 टाइप के हो सकते हैं 3D में। 3D में मतलब जो हमारे पास स्मॉलेस्ट शेप जो होगा, जो बार बार रिपीट करके पूरा एक लेटस बना सकता है, उसने कहा कि ये हमारे पास 7 तरह के होंगे। जिसमें मैं अगर बात करूं, तो ये जो 3 एक्सेस हम लोग लेके चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एंगल आपके पास समथिंग है, यहाँ मैंने मान लिया कि ये दिस इज गामा एंगल, जो और ये अल्फा एंगल हो गया या ये बीटा एंगल हो गया, और इसमें ये लेंथ ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप या तो ए बी सी तीनों लेंथ जो हैं वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे डाल दो, या अनइक्वल डिस्टेंस पे डाल दो, या अल्फा बीटा जो गामा है, अब क्योंकि हमें पता है वो 360 ही एंगल नहीं, वो कुछ एंगल फॉर्म कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा, 360 तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ये एक एंगल बिटवीन दिस एक्सिस है, और ये हमारे पास जो है ये कुछ किसी एक्सिस पे है, और ये किसी एक्सिस पे है, तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, एंगल्स की, क्योंकि मैंने ये पूरा एंगल कवर नहीं कर रहे हैं। तो 360 तो तब बोलते हैं एक सर्कल में अलोंग अ प्लेन चलते, तब 360 वर्ड यूज होता, बट यहाँ 360 वर्ड नहीं हो सकता। तो हाँ, अल्फा बीटा गामा आपके पास अलग अलग एंगल पे हो सकते हैं। वो 90 डिग्री पर, ये दो ऐसे दो एक्सेस 90 डिग्री पे भी हो सकती हैं, और तीसरी वाली हो सकता है कि आपने ऐसी ली जो वो 120 बना रही हो, या हो सकता है कि तीनों ही एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रही हो। तो इस तरह से उसने एक आइडिया लगाया ब्रेवियस ने, और सोचा कि कितने तरह के हमारे पास यूनिट सेल बन सकते हैं। तो उसने 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल दिए, जिसमें उसने एक का नाम क्यूबिक रखा है, ठीक है, क्यूबिक। दूसरा हमारे पास टेट्रागोनल है। याद रखना कि ये इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक हमारे पास हो सकता है, उसने कहा ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, या हमारे पास हेक्सागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, या फिर हमारे पास रोम्बोहेड्रल हो सकता है, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल हो सकता है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल हो सकता है, या फिर हमारे पास मोनोक्लिनिक हो सकता है, ठीक है, मोनोक्लिनिक, या फिर हमारे पास जो है वो ट्राई क्लिनिक वर्ड, मतलब 7 टाइप के उसने जो बताए, ये उसने बताया कि ये इस तरह के हमारे पास यूनिट सेल हो सकते हैं। तो ट्राई क्लिनिक हो गया, ठीक है, ट्राई क्लिनिक। अच्छा, रोम्बोहेड्रल को ना ट्राइगोनल ट्राइगोनल भी कहा गया है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो हम लोगों ने जो ए बी सी जो लेंथ थी, ए बी सी मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल्स इन अ 3D वे, तो ये हमारे पास जो लेंथ थी या जो एंगल्स थे, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इस तरह के बोले। उसने कहा कि अगर तीनों लेंथ को आपस में बराबर कर दिया जाए, ए बी सी को, और एंगल उनके बीच में जो है वो 90 डिग्री रखा जाए, और मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों के ही बीच में, तब हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास क्यूबिकल शेप में लेटर क्यूबिकल शेप बनेगा यूनिट सेल का, जिससे कि पूरा का पूरा हमारे पास एक लेटस फॉर्म हो रहा होगा। टेट्रागोनल में ही सेड दैट के ए और बी तो डिस्टेंस बराबर है, बट थर्ड वाले का डिस्टेंस जो है वो उनसे बराबर नहीं है, और एंगल भले ही इनके तीनों के बराबर है 90 डिग्री। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसमें बात करूं कि ऑर्थोगोनल में हमारे पास 2 साइड बराबर हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं है, इसमें भी हमारे पास 2 साइड बराबर है, थर्ड साइड बराबर नहीं है, इसमें हमारे पास तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। इसमें कोई भी साइड आपस में, मतलब जो डिस्टेंस होती है तीनों पॉइंट की, वो बराबर नहीं होती है। तो 2 में हमारे पास बराबर नहीं भी है। अगर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो इसमें भी हमारे पास जो एंगल होता है अल्फा बीटा गामा, ये 90 डिग्री ही होता है। अगर इसमें मैं बात करूं, तो इसमें अल्फा और बीटा तो 90 होते हैं, बट गामा जो एंगल है वो 120 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा। इसमें जो है हमारे पास तीनों ही किसी और एंगल पे होंगे, मतलब तीनों 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास अल्फा और गामा 90 डिग्री है, बट जो बीटा हमारे पास है वो 90 डिग्री नहीं है, ये बीटा 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पे तीनों ही एंगल जो हैं वो आपस में बराबर भी नहीं है, और 90 डिग्री एंगल भी फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज उसने बताई कि जो यूनिट सेल, जो 3D के यूनिट सेल हो सकते हैं, जिसको रिपीट करके आप पूरा एक होल लैटिस बनाने वाले हो, एक 3D लैटिस बनाने वाले हो, तो उसके जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट सेल जो हो सकता है, वो हमारे पास 7 टाइप के हो सकते हैं। और ये 7 टाइप के भी
कुछ टाइप होते हैं, जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूं 7 टाइप की भी टाइप, मतलब इसके भी टाइप। अब टाइप का मतलब क्या है, इनके भी टाइप का मतलब ये है, इनका इनका मतलब ये है कि हमारे पास जो एटम्स अरेंज हैं वो कहाँ कहाँ अरेंज है। अगर वो ओनली कॉर्नर पे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे कि प्रिमिटिव टाइप का बनाएगा ये। पी फॉर प्रिमिटिव चलेगा, ठीक है। बी फॉर हमारे पास बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये वर्ड क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आगे। कि बॉडी सेंटर्ड का मतलब पूरे एक बॉडी का जो सेंटर बन रहा है यूनिट सेल का, वहां पर भी एटम अरेंज है। फेस जो बन रहा होगा वहां पर भी एटम अरेंज है। इसमें प्रिमिटिव में और बॉडी सेंटर्ड में ही अरेंज हो पाते हैं, मतलब दो ही टाइप के इसके यूनिट सेल बन पाते हैं इस तरह के टेट्रागोनल। इसमें हमारे पास प्रिमिटिव भी बनता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ऑल्सो एज सेंटर्ड, ठीक है। तो इसमें 4 तरह के बनते हैं। इसमें प्रिमिटिव होता है, इसमें प्रिमिटिव ही बन पाता है, इसमें प्रिमिटिव और एज सेंटर बन पाता है, और इसमें प्रिमिटिव बन पाता है। टोटल अगर देखा जाए तो इन 7 की वजह से टोटल जो है इन 7 यूनिट सेल से हमारे पास टोटल 14 यूनिट सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब अभी नीट में ही पूछा गया था कि इनमें से हमारे पास किन में, जैसे अगर मैं पूछ लूं कि प्रिमिटिव जो है वो हमारे पास सभी में है, प्रिमिटिव जो है वो सभी में है, बट अगर मैं पूछूं कि फेस सेंटर्ड किस में नहीं है या बॉडी सेंटर्ड किस में नहीं है, तो इसमें बॉडी सेंटर्ड नहीं है। या फेस सेंटर्ड किस में नहीं है या एज सेंटर्ड किस में नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस में किस तरह के टाइप नहीं पाया जाता है। प्रिमिटिव तो सब में कॉमन है, प्रिमिटिव सभी में होता है। बॉडी सेंटर्ड हमारे पास केवल 3 में होता है, फेस सेंटर्ड हमारे पास केवल 2 में होता है, और एज सेंटर्ड हमारे पास 2 में होता है। तो ये बातें आपको याद रखना पड़ेंगी कि बॉडी सेंटर्ड किन 2 में पाया जाता है। बॉडी सेंटर्ड हमारे पास जैसे क्यूबिक और ऑर्थोगोनल में पाया जाता है, या फेस सेंटर्ड हमारे पास किस में पाया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से आपको सारे पॉइंट लर्न करना पड़ेंगे, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास मैं इसी में आगे आपको बताऊंगा कि पूरा एक जो हमें जो ये वाला सिस्टम पढ़ना है क्यूबिक सिस्टम, वो कैसा होता है, उसके फेस कितने होते हैं, पॉइंट कितने होते हैं। अभी आप केवल इतना ही प्रिपेयर करना मेरे नोट्स से। अगर किसी के पास ना हो तो मुझसे पीडीएफ ले लेना, और इतना ही प्रिपेयर करना जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है।